फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 26 इंडियन पॉलिटी। तो इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, और इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये सिटीजनशिप है क्या ये लॉस भी होता है, जो आपको मिला कि यस नाउ यू आर द पॉलिटिकल एलिजेंस टू दिस कंट्री, यानी कि आपने लॉयल्टी प्लेज किया कि आप इस कंट्री के प्रति कभी भी गलत चीज़ नहीं करोगे और इसलिए आपको सिटीजनशिप मिला, मगर उसके बावजूद भी सिटीजनशिप लॉस हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उस तरह का, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे। बट उससे पहले ये समझो बच्चे लोग, जो पहले हम लोग समझ चुके हैं कि सिटीजनशिप मिलता कैसे है। तो 5 तरीका और प्लस जो एक तरीका जो लास्ट वन दिया गया है वो आसाम अकॉर्ड से आया है, जो जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। आगे देखो, तो यहाँ पे देखो लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप 3 तरीके से लॉस हो सकता है। कोई नागरिकता किसी को मिला है, यानी कोई भारत का नागरिक है, तो नागरिकता कैसे उसका वापस लिया जा सकता है, यानी नागरिकता कैसे खत्म हो सकता है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड तुम लोग पढ़ने जा रहे हो। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 वेज। अच्छा, 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी कि संविधान जिस दिन से कमेंसमेंट हुआ, लागू हुआ, उससे पहले भी सिटीजनशिप लॉस होने का प्रोविजन था, बट वो तुम्हारा आर्टिकल में, स्वयं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में लिखा गया है। इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, तो उसमें तुमको दिखेगा वहाँ पे 7, 8, 9 है ना, बहुत सारा, उस आर्टिकल में तुमको दिखेगा। बट ये जो पढ़ने वाले हम लोग, ये 26 जनवरी 1950 के बाद यदि किसी का सिटीजनशिप लॉस होना है, किसी का सिटीजनशिप स्ट्रिप होना है, तो क्या तरीका होगा। तो देखो यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 ways of losing citizenship, whether acquired under the act or prior to it under the constitution। ठीक है, या तो पहले भी हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है। अच्छा, पहले वाला भी दिया गया है कि संविधान बनने से पहले वाला भी, इसमें वो भी लागू हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्री लॉ, उसमें था ना जी, सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्री लॉ। याद करो बच्चे लोग, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 भी पढ़े थे हम। आर्टिकल 10 में ये लिखा गया कि एक सिटीजन अपने सिटीजनशिप को एंजॉय कर सकता है सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट यदि लॉ मेड कर दे और उस हिसाब से संविधान लागू होने से पहले वाले जो सिटीजन थे उसका भी लॉस हो सकता है, क्योंकि ये खुद संविधान के आर्टिकल में लिखा गया है, दैट इज आर्टिकल 10। और आर्टिकल 11 में ये लिखा गया कि कोई भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो पार्लियामेंट अपना लेजिस्लेशन लेके आ सकता है। तो फलस्वरूप पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आया। इसमें 3 कंडीशन है, बाय रिनाउंसिएशन यानी खुद स्वयं छोड़ देना, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्राइवेशन। तो तीनों टर्म को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में डिटेल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो बाय रिनाउंसिएशन, तो रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है कि सिटीजनशिप खुद छोड़ देना, समझे ना। यानी कि मान लो कि मैं आज इंडियन सिटीजन हूँ और मुझे मन कर रहा है कि मैं कैनेडियन सिटीजन बन जाऊँ, कनाडा का सिटीजनशिप ले लूँ, तो मैंने अपने फुल कैपेसिटी में, समझे ना, फुल एज और फुल कैपेसिटी में मैंने घोषित किया कि मैं भारत का नागरिकता छोड़ रहा हूँ और मैं कनाडा का नागरिकता ले रहा हूँ। कहोगे सर ऐसा होता है, तो हर एक साल ऐसा होता है बच्चे लोग। जो 2010 में जो सिटीजनशिप जो डिप्राइव हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था या फिर लॉस हो रहा था, उसके कंपेयर में अभी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग बाहर ज़्यादा सेटल्ड हो रहे हैं। यहाँ पे देखो नंबर 1, कैसे रिनाउंसिएशन प्रोसेस से सिटीजनशिप लॉस होता है। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज का मतलब क्या, 18 साल से ऊपर और फुल कैपेसिटी यानी कि होशो आवास में, यदि वो डिक्लेयर करे कि वो सिटीजनशिप को रिनाउंस करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसका सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा। यानी कि वो खुद ही विलिंगनेस के साथ छोड़ रहा है उस चीज़ को। तो यानी कि उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आप छोड़ रहे हो। अपन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीजेस टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा, पर्सन का जो इंडियन सिटीजनशिप था वो खत्म हो जाएगा। हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड वन, मगर ये जो सिटीजनशिप छोड़ने का डिक्लेरेशन मान लो वार के टाइम में हो रहा है, मान लो वार के, यानी कि इंडिया मान लो कि बिजी है किसी कंट्री के साथ और इंडिया का वार हो रहा है, जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा है, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा है और इंडिया कोई सिटीजन बोले कि हम रिनाउंस करें, तो उस समय भारत सरकार इस चीज़ को रोक सकती है, कह सकती है कि हम अभी सिटीजनशिप लॉस नहीं होगा तुम्हारा, अभी रिनाउंसिएशन नहीं हो सकता। कहोगे सर क्या लॉजिक है इसका? समझ पा रहे हो ना, क्या लॉजिक है इसका? इसका लॉजिक ये है कि मान लो कि इंडियन सिटीजनशिप इसका लॉस हुआ और वो उस कंट्री में चले जाए, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि पाकिस्तान में जा सकता है, और पाकिस्तान में भारत का बहुत सारा जो सीक्रेट चीज़ सब है,
जो सीक्रेट डेटा है वो सब बोल सकता है, रिवील कर सकता है। इसलिए भारत सरकार वार जैसा सिचुएशन में, वार जैसा इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी नागरिकता को रिनाउंस करने का परमिशन नहीं देती है। आया समझ में ना लॉजिक? हाँ, देखो फोर्थ पॉइंट और भी मज़ेदार है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कभी भी एक पर्सन ने अपना इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया तो उसका जो बच्चा है, उसका लेट से उसका बच्चा है, या तो बच्चा माइनर हो सकता है या मेजर हो सकता है, 18 साल से नीचे हो सकता है या 18 साल से ऊपर हो सकता है। तो यदि बच्चा 18 साल से नीचे है तो उसका भी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा। तो कहोगे कि सर यदि 18 साल से ऊपर है तो उसका नुकसान नहीं होगा, समझे ना। यदि 18 साल से नीचे बच्चा है, इधर सुनो बच्चे लोग, मैं अपने पे ही एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना है और मेरा 2 बच्चा है, एक 18 साल से ऊपर है और एक 18 साल से नीचे है। जो 18 साल से ऊपर वाला जो बच्चा है उसका सिटीजनशिप लॉस नहीं होगा, मगर जो 18 साल से नीचे वाला जो बच्चा है उसका सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा। मगर उसको फिर से पावर है कि जब 18 साल पहुंच गया वो, तो फिर इंडियन सिटीजनशिप वो वापस ले सकता है। हाँ, बाय बिकॉज ऑफ द डिसेंट। क्यों? क्योंकि फादर तो कभी इंडियन सिटीजन ही रहे हैं, बर्थ के टाइम आप सिटीजन ही थे। हाँ, तो देखो ये कितना खूबसूरती वाला चीज़ है। देखो क्या लिखा गया, फर्दर विद ए पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूजेस इंडियन सिटीजन। समझ गए ना? जो भी बच्चा होगा, माइनर चाइल्ड होगा, 18 साल से नीचे होगा, उसका भी सिटीजन खो सकता है, उसका भी सिटीजनशिप खत्म हो सकता है। हाउएवर जब बच्चा एज ऑफ 18 हो जाए, यानी कि मेजर बन जाए, तो फिर से इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है बाय डिसेंट। अब यहाँ पे देखो, बात समझ में आ गया ना। और दूसरा देखो बाय टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन क्या है समझो। व्हेन ए इंडियन सिटीजन वॉलेंटरली, consciously, knowingly and without duress, undue influence or compulsion acquire the citizenship of another country। पहले क्या था? देखो पहला और दूसरा मिलता जुलता है। पहले में क्या था कि हम सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, मगर जब सिटीजनशिप छोड़ के हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है सरकार को। सेकंड में क्या है कि कोई इंडियन सिटीजनशिप अपने मन से, वॉलेंटरली, अपने मन से, कोई प्रेशर में नहीं, अपने विलिंगनेस से, अपने कोइंसाइंस से, बिना कोई इन्फ्लुएंस से, बिना कोई कंपल्सन से, बिना कोई समझ रहे प्रेशर से, यदि दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया, कनाडा का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया, यूएस का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया, तो भारत का जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप कंट्री के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी फॉलो करता है। यानी कि दूसरे देश का नागरिक हमारे देश का नागरिक नहीं बन सकता है। यदि हमारे देश का नागरिक बनना है तो वो दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है, चाहे वो इंडियन से क्यों ना हो। हाँ, समझ गए ना। तो नंबर 2 देखो, दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई। देखो ये प्रोविजन वार के टाइम में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वार के टाइम में कहोगे क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वार के टाइम में? मान लो कि एक किसी व्यक्ति ने टर्मिनेट कर दिया, मतलब एक कोई व्यक्ति ने स्वच्छता से, अपना मन से पाकिस्तान का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया, तो सरकार के ऊपर दबाव रहेगा ना, सरकार के ऊपर एक मंथन होगा ना कि पक्का दबाव में किया होगा। यदि आप अपने मन से सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर रहे हो तो विषय दूसरा है। मगर वार के टाइम में बहुत कुछ होता है। वार के टाइम में हो सकता है कि वो इंडियन सिटीजन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ हो कि तुम इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दो, तुम इधर का सिटीजनशिप ले लो। तो इसलिए लिखा गया है कि वार के टाइम में टर्मिनेशन चीज अप्लाई नहीं होता है। तो आया स्टूडेंट समझ में कि फर्स्ट वन कैसे डिफरेंट है सेकेंड वन से। हालांकि फर्स्ट वन का जो है रिजल्ट सेकेंड वन है कि रिनाउंस करने के बाद फिर आप दूसरा कर लेते हो। और कई बार क्या होता है कि आप दूसरा ले लियो, अब ये छोड़ना नहीं चाहते तो ये ऑटोमेटिकली आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब बाय डिप्राइवेशन, अब देखो यहाँ पे सरकार का खेला है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या कर सकती है, सिटीजनशिप को वो कर सकती है, स्ट्रिप कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। कैसे? देखो, इट इज अ कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार कर सकती है। भारत सरकार हालांकि ये बहुत कम यूज करती है, ऐसे नहीं करती है। नॉर्मली ये सब चीज बहुत ही इमरजेंसी टाइम में किया जाता है। देखो नंबर 1 क्या है कि सिटीजन हैज ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। बताओ, यानी कि सिटीजनशिप बना वो फ्रॉड तरीके से, यानी कि वो इंडियन सिटीजन नहीं था, मुंह बन के बैठा है गलत तरीके से, तो उसका सिटीजनशिप रद्द हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कोई भी नागरिक है भारत का और वो संविधान के प्रति डिसलॉयल है, लॉयल्टी नहीं दिखाता, बोलता है कि संविधान क्या है, कुछ नहीं है, और गलत चीज़ बोलता है जो कि मुझे नहीं बोलना है अभी, समझ रहे हो ना। गलत चीज़ कुछ बोलता है तो पता चला हम ही बोल दिया, हम ही चले गए, ये नहीं होना चाहिए। बस एग्जाम्पल समझो कि डिसलॉयल है। अब बताओ, नेशनल फ्लैग के बारे में तुमने खराब बोल दिया, तुम संविधान के बारे में खराब बोल दोगे तो उस केस में भी सिटीजनशिप लॉस हो सकता है। इसलिए
सोच समझ के बोलना होता है संविधान के बारे में, क्योंकि संविधान सबसे बड़ा किताब है हमारे भारत के लिए। तीसरा देखो, सिटीजनशिप हैज लॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेट, बताए थे ना बच्चे लोग, बताए थे ना, एलियन दो टाइप के हो सकते हैं, एक फ्रेंडली एलियन हो सकते हैं और एक तुम्हारा एनिमी एलियन हो सकते हैं। तो एनिमी एलियन जरूरी नहीं कि बाहर का ही आदमी हो, इंडिया का भी आदमी हो सकता है। यदि वो कोई एनिमी कंट्री से, एनिमी कंट्री मतलब क्या, कभी भी कोई भी कंट्री से हमारा वार डिक्लेयर हो गया, जैसे पाकिस्तान के साथ वार डिक्लेयर हो गया, तो यहाँ का जो इंडियन सिटीजन है लेट से उसके साथ ट्रेड कर रहा हो, तो उस केस में वो फिर वो भी एनिमी एलियन ही बन जाएगा, उस केस में उसका इंडियन सिटीजनशिप खो जाएगा। तो वही लिखा गया, सिटीजन हैज लॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वार। एनिमी मतलब एनिमी कंट्री के साथ उसने क्या किया, कम्युनिकेट किया, ट्रेड और कॉमर्स किया, तो उस समय इंडियन सिटीजन का सिटीजनशिप रद्द हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना बहुत अच्छे से। डी देखो, यहाँ पे डी में क्या है बच्चों लोग, बहुत काम आएगा डी वाला पॉइंट। मान लो कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू, हम जानते हैं कि बहुत प्रोसेस है, बहुत तरीका है सिटीजनशिप पाने का, जो इंडियंस नहीं है उसको भी मिल सकता है। या तो रजिस्ट्रेशन करके इतना साल रहो, रजिस्ट्रेशन करके ना, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन का मतलब, मान लो कि लड़की इंडियन है, लड़का विदेश का है, तो जब साथ में आए तो बाय रजिस्ट्रेशन वो लड़का भी हो सकता है इंडियन सिटीजन, क्योंकि पत्नी उसकी इंडियन है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू करवा सकते हो। और नेचुरलाइजेशन जानते हो कि तुम यदि तुम्हारा जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उसमें एक लैंग्वेज तुमको पकड़ है और तुम इंडियन सिटीजनशिप बनना चाहते हो तो उस केस में भी बन सकते हो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नेचुरलाइजेशन का जो स्कोप है वो बढ़ा सकती है, अभी तक पढ़े हो पिछले क्लास में। तो अब देखो, कोई भी सिटीजन बना, कोई भी आदमी भारत का सिटीजन बना, चाहे रजिस्ट्रेशन से बना चाहे नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से बना, पहले नहीं था वो बना, मगर क्या हुआ कि उसने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से उसको 2 साल कारावास हो गया, जेल हो गया। अरे भाई, तुमको बनाया गया इंडियन सिटीजन इसलिए कि तुम बढ़िया आदमी हो, मैं पता चला तुमने तो यहाँ पे कुछ क्राइम कर दिया और क्राइम की वजह से तुमको 2 साल का जेल हो गया, तो उस केस में भारत सरकार फिर से उसका सिटीजनशिप वापस ले सकती है। ये उसके लिए है जिसको अभी मिला था। देखो क्या है, यानी कि सिटीजनशिप हैज विद इन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के अंदर बोला जा रहा है, 5 साल के अंदर। जैसे मान लो कि आज मिला और 5 साल के अंदर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया कोई क्राइम की वजह से, और वो गिरफ्तार में मान लो कि उसको 2 साल जेल जाना पड़ा या 2 साल से अधिक जेल जाना पड़ा, तो उस केस में उसका नागरिकता रद्द हो जाएगा, पहले जैसा था वैसे रहेगा वो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पॉइंट से मिलता जुलता तुम्हारा एक यूपीएससी में क्वेश्चन है। लास्ट वन देखो, सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यू, यानी कि बताओ यहाँ का सिटीजन और बाहर रह लिया 7 साल लगातार, खत्म हो जाएगा उसका सदस्यता। यहाँ का सिटीजन है 7 साल लगातार बाहर रह गया, अरे बीच बीच में इंडिया आना पड़ेगा ना इंडियन सिटीजनशिप के लिए। कैसे थोड़ी कि तो तुम विदेश में रह के इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। यानी कि कोई भी सिटीजन बाहर रह रहा है, इंडिया से बाहर रह रहा है 7 साल कंटिन्यूसली या उससे प्लस, तो उसका ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा, सरकार ले लेगी वापस। और सरकार को सब पता है बाबू, कभी सर सरकार को कैसे पता, सरकार को सब जरा उसी के बारे में पता रहता है। जो बाहर लोग होते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा होते हैं, उसके बारे में सरकार को पूरा पता रहता है। समझ गए बात को, मेन चीज वही है बच्चे लोग। अब तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, देखो सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत देखो, भारत कितना विचित्र है, डुअल पॉलिटी है, हाँ फेडरल स्ट्रक्चर भी है, फेडरल स्ट्रक्चर है कि नहीं, वही डुअल पॉलिटी का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर और स्टेट्स है। और सेंटर भी अपना चला रही है देश को, स्टेट भी अपना स्टेट को चला रहा है, लेजिस्लेचर जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो डुअल पॉलिटी है। उसके बावजूद भी एक सिटीजनशिप है, ओनली सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज अ इंडियन सिटीजनशिप। अब चाहे केरल में रहो, चाहे सिक्किम में रहो, चाहे बिहार में रहो, चाहे यूपी में रहो, कहीं भी रहो, तुम इंडियन सिटीजन हो। समझ गए ना। हाँ, तो जब सिटीजन हो तो जाहिर सी बात है क्या कि ओरिजिन ओनली टू यूनियन, यानी कि तुमको देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, राज्य के प्रति नहीं, देश के प्रति। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है बच्चे लोग, समझे, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है। इंडिया में क्या कि सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप नहीं ना है। यहाँ पे बिहार राज्य के हो, यूपी राज्य के हो तो यहाँ का सिटीजन बनना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, तुम पूरा देश का नागरिक हो। तो देयर इज अ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में, स्विट्जरलैंड में क्या है कि वहाँ डुअल सिटीजनशिप है, जिस स्टेट के हो उसके भी नागरिक हो और जो देश में वो स्टेट है उसके भी तुम नागरिक हो। कहने का मतलब जैसे देखो यूनाइटेड स्टेट्स 50 स्टेट्स का कम्बिनेशन है, उसमें टेक्सास है ना, कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन है, तो कैलिफोर्निया का जो नागरिक होगा वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक होगा और साथ में वो यूनाइटेड स्टेट्स का भी नागरिक होगा, डुअल सिटीजनशिप। समझ गए। बट इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इंडिया में यदि बिहार राज्य से कोई आता है
तो बिहार राज्य का नागरिक नहीं होगा, वो पूरा भारत का नागरिक होगा। समझ गए ना? देखो वही चीज लिखा गया यूएस में, देखो ईच पर्सन इज नॉट ओनली सिटीजन ऑफ यूएस बट ऑल्सो द पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग्स। समझ में आया? कैलिफोर्निया से वो है तो कैलिफोर्निया का भी वो नागरिक है, साथ साथ पूरा यूएस का भी नागरिक, यूएस के अंदर कैलिफोर्निया भी आता है, एक राज्य है उसका। तो यहाँ पे क्या हो, इसका मतलब जो एलिजियंस है, जो लॉयल्टी है, दोनों के प्रति दिखाना होगा उस सिटीजन को, स्टेट के प्रति भी दिखाना होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रति भी दिखाना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति भी दिखाना होगा। इंडिया में क्या है कि हम केवल यूनियन गवर्नमेंट के प्रति हम दिखाएंगे, यानी कि यूनियन के प्रति दिखाएंगे। तो वही लिखा गया, दस ही ओस एलिजेंस टू बोथ एंड एंजॉय डुअल सेट्स ऑफ, अच्छा राइट्स भी दोनों ही मिलेगा, स्टेट का भी राइट्स मिलेगा और कंट्री का भी राइट्स मिलेगा वहाँ पे। समझे ना? वन सेट, यानी कि एक जो राइट्स देगा कौन, नेशनल गवर्नमेंट देगा वहाँ पे, और एक जो राइट्स देगा स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो सिमिलरली जब राइट्स मिल रहा है तो आप सिटीजनशिप भी आपको दो मिल रहा है, स्टेट की तरफ आप स्टेट सिटीजनशिप मिलेगा और नेशन की तरफ आपको नेशनल सिटीजनशिप मिलेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। देखो तो आप देखोगे ये प्रॉब्लम एक तरह से प्रॉब्लम है, इंडिया ने इसलिए नहीं चुना ये, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होने का चांस है। कैसे? एक देश है, मान लो यूनाइटेड स्टेट्स, एक देश है उसमें 50 स्टेट्स है, एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 स्टेट का कॉम्बिनेशन है वो। तो देखो एक स्टेट अपने नागरिक को प्रिविलेज देगा ना, यानी कि मान लो कि टेक्सास लेते हैं, टेक्सास एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो वो अपने नागरिक को लेकर और ज़्यादा प्रोग्राम और पॉलिसी लाएगा ना। अब मान लो कि एक आदमी कैलिफोर्निया से आया टेक्सास में, तो उसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। मैं इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ब्रॉडली ऐसा नहीं है, छोटे लेवल पे है, ब्रॉडली ऐसा नहीं है। क्यों? हम बिहार के हैं तो हम गुजरात में नहीं जा सकते क्या? हम बिहार के तो यूपी में नहीं जा सकते क्या? हम बिहार के तो तेलंगाना में नहीं जा सकते क्या? कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये देखो, ये सुख वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं मिलता है, इसलिए लिखा गया है दिस सिस्टम क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज स्टेट में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन। स्टेट अपने सिटीजन को फेवर करेगा ना, स्टेट अपने सिटीजन को फेवर करेगा जो कैलिफोर्निया का सिटीजन है। समझे ना? चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रोफेशन हो, प्रैक्टिस हो, या कोई भी सेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, सब अपने सिटीजन्स को देगा। तो फिर दूसरा जो सिटीजन है जो कैलिफोर्निया से आएगा, जो कि यूएस का सिटीजन तो पहले से ही है, उसको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। इंडिया में देखो तो दिस प्रॉब्लम इज अवॉइडेड इन द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप प्रिवेलेंट इन इंडिया। भारत में इस तरह का प्रॉब्लम तुमको नहीं दिखेगा, तुम किसी भी राज्य से हो तुमको मिलेगा, समझ गया? मगर हाँ, सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन ऑल्सो। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द, किसी भी राज्य से रहो तुम, कहीं भी तुम्हारा जन्म हो, तुम कहीं भी रहो, तुम सेम पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स एंजॉय करोगे ऑल ओवर द कंट्री, एंड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ कुछ है, कुछ एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इसका मतलब थोड़ी कि तुम ट्राइबल एरियाज में चले जाओगे, इसका मतलब थोड़ी कि इनर लाइन परमिट वाला जो तुमको मिलना चाहिए था, जो परमिशन लेना चाहिए था, वो बिना परमिशन लेके तुम नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे। समझ लो ना? बहुत सारे राज्य को स्पेशल प्रोटेक्शन भी तो मिला है, बहुत सारे जगह शेड्यूल एरियाज है। देखो हाउएवर वही बोला कि ये जो जनरल रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है इसका। तो एक्सेप्शन क्या है? देखो फर्स्ट वन समझो बच्चे लोग, आर्टिकल 16 जानते हो ना? आर्टिकल 16 मतलब राइट टू एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए सभी लोग को, मगर क्या कर सकती है कि मान लो कि आंध्र प्रदेश को अपने रेसिडेंट, मैं सिटीजन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, रेसिडेंट को जो आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं, सिटीजनशिप बोलना गलत होगा क्योंकि सिटीजन तो पूरा कंट्री के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे रेसिडेंट। यदि मान लो कि आंध्र प्रदेश को अपने रेसिडेंट को फेवर करना है तो फेवर कर सकता है, पार्लियामेंट ने इजाज़त दे दिया। मैं वो जो भी फेवर करेगा वो नॉन गैजेटेड पोस्ट पे करेगा, गैजेटेड पोस्ट पे नहीं, बड़ा पोस्ट पे नहीं। बड़ा पोस्ट पे तो कोई भी आगे ला सकता है। जैसे देखो बीपीएससी एग्जाम हो रहा है, जब बीपीएससी एग्जाम होगा केवल बिहार का ही बच्चा लोग फॉर्म नहीं भर सकता, यूपी का भी बच्चा भर सकता है, सिक्किम का भी बच्चा भर सकता है, छत्तीसगढ़ का भी बच्चा भर सकता है, वो भी जनरल कैटेगरी में आ सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। यूपीपीएससी का एग्जाम हो रहा है ना, अभी रिसेंट टाइम में चल रहा है ना जी, उसमें भी बहुत कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो क्या बिहार के बच्चे लोग नहीं गया होगा यूपीपीएससी एग्जाम देने के लिए? जब एमपीपीएससी का होता है क्या नहीं जाते बिहार के बच्चे लोग? क्या झारखंड के बच्चे लोग नहीं जाते? क्या जाते हैं? कोई भी पीसीएस आप क्रैक कर सकते हो। देखो यहाँ पे समझो, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी विद इन द दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी कि पार्लियामेंट सशक्त है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि जो रेसिडेंस है स्टेट का या यूटी का, उसके लिए फेवर के लिए वो स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को इजाज़त दे सकती है, मगर वो पोस्ट होना चाहिए, वो छोटा पोस्ट होना चाहिए, नॉन गैजेटेड पोस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े पोस्ट पे दे देगा, दिक्कत होगा। जैसे एग्जांपल देखो, फलस्वरूप पार्लियामेंट ने क्या किया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 बनाया। तो इससे क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में जितने भी नॉन गैजेटेड पोस्ट होंगे वहाँ पे केवल रेसिडेंसी जाएंगे, वहीं के लोग जाएंगे। मतलब गैजेटेड पोस्ट का बात, गैजेटेड पोस्ट मतलब भारत सरकार बड़ा पोस्ट है वो, नॉन गैजेटेड मतलब उतना सरकारी वाला पोस्ट नहीं है, वो नीचे वाला पोस्ट है, छोटे सब लेवल का पोस्ट है वो। मतलब बड़ा पोस्ट का बात आएगा, बीपीएससी, डीएसपी बनने का बात आएगा, वीडियो बनने का बात आएगा, यूपीएससी चलो वो तो सेंटर कंडक्ट करती है, तो उसमें नहीं कर सकता। गैजेटेड पोस्ट पे चाहे आंध्र प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, कोई भी हो, उसमें फेवरेटिज्म नहीं कर सकता, वो सबके लिए खुला है। समझ गए ना? तो देखो ये इसलिए किया गया, कहोगे सर ये लॉजिक क्या है? इसलिए किया गया क्योंकि उस राज्य में उनको सरकार के ऊपर दायित्व बनता है कि अपने रेसिडेंट्स को वो वेलफेयर करे, उसको जॉब दे, इसलिए किया गया। पॉइंट नंबर एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन समझ गए ना? फर्स्ट समझ में आ गया ना तुम लोग को कि स्टेट अपने रेसिडेंट्स को नॉन गैजेटेड पोस्ट दे सकती है। सेकंड क्या है? देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके कभी भी कोई भी सिटीजनशिप के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। यही लिखे हम लोग, यही समझते हैं अभी तक। दिस मीन दैट स्टेट कैन प्रोवाइड, मगर स्टेट अफर्मेटिव एक्शन तो ले ही सकती है, ले सकती है ना अफर्मेटिव एक्शन। जैसे मान लो कि अपने राज्य का विद्यार्थी है ना, अपने राज्य का रेसिडेंट्स है, तो उसको एजुकेशनल स्कॉलरशिप दे ही सकती है, देती है ना? हाँ देती है, हमको भी स्कॉलरशिप मिला है अपने राज्य से, तो मिलता है स्कॉलरशिप, मगर वो फिर दूसरे राज्य का लोग को नहीं मिलेगा वो। तो वही वहाँ पे लिखा गया कि दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंस टू इट्स रेसिडेंट इन मैटर्स दैट डू नॉट कम विद इन द पर्व्यू ऑफ द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन। यानी कि वो हर वो चीज़ दे सकती है जो इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं है, जो इंडियन सिटीजनशिप को मिलना चाहिए, इंडियन सिटीजन को जो मिलना चाहिए वो वाला चीज़ नहीं है, तो स्टेट दे सकता है। कहने का मतलब ये हो कि स्टेट फीस में कंसेशन दे सकती है अपने रेसिडेंट्स को, या स्कॉलरशिप दे सकती है, ये कर सकती है स्टेट, और स्टेट करती है। जो समृद्ध राज्य है भारत का, जो समृद्ध राज्य है, जिस राज्य में, जैसे देखो ना बिहारी लेते हैं ना, बिहार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, क्या जो बिहार की जो बच्ची लोग जो पढ़ाई करती है उसको साइकिल नहीं मिलता है क्या? क्या जब मैट्रिक पास करती है, क्लास 10 पास करती है, तो क्या बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है क्या? यदि मान लो कि बाहर का बच्चा हो, कोई यूपी का बच्चा हो, ठीक है, और यहाँ पे आके एग्जाम दे, क्या उसको मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा। वो इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाए। राज्य में जो लोग हैं, जो नीचे है, उसको उठाने का तरीका है ये। तो फीस, एजुकेशनल स्कॉलरशिप ये दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 का वो क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्या कहता है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। RRSCP में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं इसको डिस्क्रिमिनेशन वर्ड नहीं कहा जाए, इसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाए। राज्य अपने रेसिडेंट्स को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। देखो दूसरा देखो एक्सेप्शन 3 देखो, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है बच्चे लोग? कि राइट टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उसी के अंदर देखोगे तो तुम्हारा क्या है कि राइट टू प्रोफेशन, राइट टू मूव, कहीं पे भी तुम जा सकते हो, कहीं पे भी तुम सेटल हो सकते हो। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस इज अ सब्जेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल। यानी कि आर्टिकल 19 में यह लिखा गया है कि तुम कहीं पे भारत में कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भी मूव हो सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। सही बात है ना? मगर इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं, जहाँ पे जाना मना, वहाँ पे जाकर प्रोफेसर नहीं कर सकते, वहाँ पे जाकर तुम सेटल नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो उसको रखा गया, सुरक्षित रखा गया। अदरवाइज हम पूरा हिस्ट्री खंगाल के देख सकते हैं ब्रिटिश ने क्या किया था उसके साथ। ट्राइबल एरिया पूरा बर्बाद कर दिया ना ब्रिटिश ने। तो अभी कम से कम बेचारे लोग जो ट्राइबल्स एरियाज है, जो सिविल एरियाज है, जहाँ पे ट्राइबल्स लोग ज़्यादा रहते हैं, उसका सैंक्टिटी मेंटेन रहे, उसका आइसोलेशन मेंटेन रहे, इसलिए करते हैं। देखो क्या लिखा गया है, यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए तो राइट्स टू आउटसाइडर, जैसे हम लोग आउटसाइडर, एक ट्राइबल एरियाज के लिए हम लोग आउटसाइडर है ना, आउटसाइडर को एंटर होने का कोई इजाज़त नहीं है। ट्राइबल एरिया में वो रिसाइड नहीं कर सकता, ना ही वो सेटल हो सकता है। तो ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड है। ऑफ कोर्स ये इसलिए किया गया ताकि उसका आर्टिकल 29 बचा रहे, उसका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो कस्टम्स है, उसका जो तौर तरीका है सेटल एरियाज का, वो बचा रहे। समझे ना? क्योंकि नहीं तो यहाँ के लोग जाएंगे, जैसे कि ब्रिटिश के टाइम में देखा तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए, ताकि वो अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको कायम रखे, वो मेंटेन करे, इसलिए हम लोग ट्राइबल एरियाज में किसी को मूव होने नहीं देते हैं। ये बात तो ट्राइबल एरियाज का है। तुम इनर लाइन परमिट का ही बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा एरिया है ना जहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते, उसके लिए आपको परमिट निकालना पड़ता है, उसके लिए परमिट लेना पड़ता है। तो देखो ये नहीं बोल सकते हो कि हम क्यों नहीं जा सकते, भारत का नागरिक नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों को बचाने का बात है। कंक्लूजन देखो बच्चों लोग, तो कंक्लूजन क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक दैट ऑफ कैनेडा, हाँ कैनेडा की तरह देखो हम भी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे कंट्री में भी सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट है।
इससे क्या कि यूनिफॉर्मिटी आता है, राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू प्रमोट द फीलिंग, ताकि फ्रेटर्निटी आए, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर इंडियन। तो फ्रेटर्निटी और यूनिटी क्या होता है, इसे बिल्ट होता है, स्ट्रांग होता है, समझ गए ना। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सच में ही जो कल्पना है वो पूरा होता है, खाली बोलने से थोड़ी होगा। कहोगे कि हम बिहार के सिटीजन है, कोई कहेगा कि हम सिक्किम का सिटीजन है, कोई कहेगा तेलंगाना का सिटीजन, तो कैसे तुम भारत का सिटीजन कहाँ से फिर? तो भारत का सिटीजन एक सिटीजनशिप चाहिए। अच्छा, तो कितना बढ़िया सुंदर बात है कि एक ही, उसके बावजूद भी देखो ना, डिस्पाइट ऑफ दिस इंडिया ने कितना कम्युनल राइट्स को झेला है, कितना क्लास कन्फ्लिक्ट हुआ है, कितना वार हुई है कास्ट के नाम पे, कितना लैंग्वेज को लेके कितना क्लासेस हुआ है। जानो आंध्र प्रदेश खुद लैंग्वेज की वजह से एक स्टेट बना है। हाँ, कितने एथनिक डिस्प्यूट हुए, एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल से लड़े हैं, मणिपुर का एग्जाम्पल देख लो, है ना। उसके बाद एक सिंगल सिटीजनशिप होने के बाद भी इतना ज़्यादा खराब चीज़ हुआ है हमारे कंट्री में। हाँ, क्लास कन्फ्लिक्ट हुआ, कम्युनल राइट, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पोर फादर्स ने जो संविधान का निर्माण किए, ये सोच के कि इंडियन सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप रखेंगे तो सब लोग यूनाइटेड रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कहीं ना कहीं ये जो चेरिस्ड गोल था, ये इतना सुंदर जो सोच था, ये कहीं ना कहीं अभी तक भी पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हुआ है। तो हमें इस तरफ काम करना चाहिए, हमें बहुत ही अच्छे से फ्रेटर्निटी के साथ देश में रहना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।